नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले तो ब्रेस्ट की पोजीशन, लोकेशन, कहां पर है ब्रेस्ट? पेक्टोरल रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्टोरल रीजन? पेक्टोरल रीजन वर्ड्स स्टैंड्स फॉर द इंटीरियर चेस्ट वॉल। तो इंटीरियर चेस्ट वॉल किससे मिलकर बना हुआ है? सेंटर में तो क्या है? स्टर्नम, और दोनों तरफ इस तरह से इधर भी और इधर भी ट्रांसवर्सली क्या प्रेजेंट है? रिब्स। अब देखिए यहां पर जो ये ब्रेस्ट का सेक्शनल व्यू लिया गया है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू है, यानी ब्रेस्ट को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में कट किया गया है और उसके बाद इस ब्रेस्ट को इस तरीके से देखा गया है, जिस वजह से उसके हमें इंटीरियर टिश्यू का व्यू मिलेगा। चलिए, जब ब्रेस्ट को इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में कट किया जाएगा तो रिब्स कौन से सेक्शन में जाएंगी? रिब्स जाएंगी ट्रांसवर्स सेक्शन में, क्योंकि रिब्स ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। ब्रेस्ट का कौन सा सेक्शन हुआ? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेकिन रिब्स कौन से सेक्शन में जाएंगी? ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो जब हम इस सेक्शन को यूं रख के देखेंगे तो ये तो हो गया ब्रेस्ट का इंटीरियर टिश्यू, लेकिन ये क्या नजर आ रही है? रिब्स। तो देखिए इस डायग्राम में ये रिब्स नजर आ रही हैं, ये रिब्स के ट्रांसफर सेक्शंस नजर आ रहे हैं, और ये रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स नजर आ रही हैं? ये सब ये हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ICM, इंटरकॉस्टल मसल्स। जैसा आप जानते हैं कि रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन से, ब्रीदिंग से रिलेटेड मसल्स होती हैं। लेकिन इन रिब्स के आगे की तरफ ये एक और बड़ी मसल अटैच्ड होती है, इट इज लार्ज चेस्ट मसल या मेजर चेस्ट मसल, जिसका नाम होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब आप देखिए जितनी भी हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स होती हैं, उन मसल्स के चारों तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं फेशिया। तो देखिए ये जो ब्लू कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये तो मसल है, इट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, और इसके अराउंड जो मैंने ये ग्रीन कलर से एक लेयर बनाई है, ये है पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरलिस मेजर मसल का फेशिया, पेक्टोरल फेशिया, और इसी पेक्टोरल फेशिया पे अटैच्ड होता है ब्रेस्ट। तो देखिए यहां पर ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में मैंने 3 पार्ट मेंशन किए हैं। ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये तो स्किन हो गया, इसी स्किन से एक डार्क पिगमेंटेड प्रोजेक्टेड पार्ट होगा जिसे कहते हैं निपल। तो ये स्किन और इसी स्किन का ये पार्ट जो आगे पिगमेंटेड प्रोजेक्टेड पार्ट है, दैट इज निपल। तो पहले तो निपल की पोजीशन की बात करते हैं। निपल की पोजीशन फिक्स होती है, दैट इज 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। सपोज इट इज फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। तो ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस एंड ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो आप देखेंगे जो निपल की पोजीशन आएगी वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे आएगी। तो ये फिक्स पोजीशन होती है निपल की, क्या बोलेंगे? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। चलिए अब इंटीरियर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट की बात करते हैं। इंटीरियर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो होता है स्ट्रोमा, जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ब्रेस्ट है, यानी जो बेसिक टिश्यू है ब्रेस्ट का वो क्या है? स्ट्रोमा, जो किससे बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। 2 तरह का कनेक्टिव टिश्यू उसमें है। एबंडेंट अमाउंट में यहां पर होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी फैटी टिश्यू, और उसके अलावा यहां पर आपको कोलेजन फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे, यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रोमा के जो ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मेनली तो क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में क्या है? इस तरीके से कोलेजन फाइबर्स यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स इस ब्रेस्ट को किससे अटैच करते हैं? पेक्टोरल फेशिया से। तो ये अटैचमेंट स्ट्रोमा के कोलेजन फाइबर्स के थ्रू किस पे हो रहा है? पेक्टोरल फेशिया पर। चलिए अब इसी स्ट्रोमा के बीच बीच में कुछ ग्लैंडुलर पार्ट भी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट क्या कंटेन कर रहा है? मेमोरी ग्लैंड। तो ये जो मेमोरी ग्लैंडुलर पार्ट है ये लोब्स में डिवाइडेड होता है। एक ब्रेस्ट में इन लोब्स का नंबर होता है 15 to 20। हालांकि इस डायग्राम में, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू है, इस डायग्राम में मैंने 3 लोब्स रिप्रेजेंट करी हैं, लेकिन अगर पूरे ब्रेस्ट में ओवरऑल बात करें तो उसमें 15 to 20 ऐसी लोब्स होंगी। क्योंकि देखिए ये सेक्शनल व्यू है, कुछ लोब्स इस सेक्शन में भी चली गई होंगी, कुछ इसी सेक्शन में उन लोब्स की उधर की तरफ भी होंगी, यानी टोटल लोब्स एक ब्रेस्ट में आएंगी 15 to 20। हालांकि इस डायग्राम में ओनली 3 लोब्स रिप्रेजेंट हो रही है। चलिए ये याद रखने वाला पॉइंट है कि 15 to 20 लोब्स जो कि ग्लैंडुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी के अंदर मिल्क बनेगा। तो अब हमारा जो मेन कंसर्न है ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ना, वो लोब्यूलर पार्ट यानी वो हमें ग्लैंडुलर पार्ट को पढ़ने से है। देखिए यहां पर मैंने एक लोब की स्ट्रक्चर बनाई है। हालांकि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक पिक्टोरियल व्यू या फोटोग्राफिक व्यू नहीं है, ये एक स्कीमेटिक व्यू है जिसके अंदर मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बनाया है। आप जब एनसीईआरटी के अंदर ब्रेस्ट का डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा फोटोग्राफिक व्यू बनाने की कोशिश करी गई है टिश्यू की,
जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी लोब्स के जो जो स्ट्रक्चर्स थे उनको बिल्कुल जैसा वो होते हैं उस तरह से बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्कीमेटिक व्यू में बनाया, क्योंकि फाइनली हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसके लिए हमें इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ना होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक लोब की स्ट्रक्चर यहां बना दी है। एक लोब की जो स्ट्रक्चर होगी, बाकी जितने भी 15 to 20 लोब्स हैं उन सब की स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगी, तो क्यों ना एक लोब की स्ट्रक्चर को डिटेल में जान लें। तो ये है एक लोब। इस लोब के अंदर आप देखिए यहां पर मैंने ये ब्लैक कलर से ऐसे टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इन टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई और एसिनाई। जैसी एल्वियोलाई या एसिनाई हम कहां पर पढ़ते हैं, लंग्स में जो टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वैसी एल्वियोलाई एसिनाई यहाँ पर है। बस फर्क क्या है कि लंग्स वाली जो एल्वियोलाई या एसिनाई होती हैं उनकी वॉल किससे बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, जो कि गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करती है। जबकि इस मेमोरी ग्लैंड की जो एल्वियोलाई या एसिनाई है, इसकी वॉल किससे बनी हुई होगी, ग्लैंडुलर सेल से, मिल्क सेक्रेटरी सेल से। तो क्या होगा, ये है एक एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पर वॉल किससे बनी हुई है, ग्लैंडुलर सेल्स जो मिल्क सेक्रेटरी सेल्स हैं, और ये अंदर है कैविटी जिसे बोलते हैं एल्वियोलर कैविटी। तो चलिए अब एल्वियोलर कैविटी से क्या निकल रही है, देखो ये ब्लू कलर की टिब्यूल्स, इन टिब्यूल्स को मैंने नाम दिया मेमोरी टिब्यूल्स। तो जितनी एल्वियोलाई होंगी सभी से क्या निकलेंगी, मेमोरी टिब्यूल्स। ये मेमोरी टिब्यूल्स मर्ज होकर बनाएंगी मेमोरी डक्ट्स। तो एक बात तो पक्की है कि मेमोरी डक्ट्स का नंबर डेफिनेटली मेमोरी टिब्यूल से कम होगा। कितना नंबर होगा एक लोब में एल्वियोलाई का, मेमोरी टिब्यूल्स का, मेमोरी डक्ट्स का, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईली वेरिएबल नंबर होता है। ये एक ही ब्रेस्ट के अलग अलग लोब्स में ही डिफरेंट होगा, तो अलग अलग फीमेल्स में तो इसका नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, हार्मोनल स्टेटस पर, जेनेटिक मेकअप पर, इसके अलावा हार्मोन सेंसिटिविटी पर यानी रिसेप्टर स्टेटस पर, बहुत अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए हम यहाँ पर इनका नंबर डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली ये बोलेंगे न्यूमेरस एल्वियोलाई, न्यूमेरस मेमोरी टिब्यूल्स एंड न्यूमेरस मेमोरी डक्ट फॉर वन लोब। हाँ इतना जरूर है कि मेमोरी डक्ट्स का नंबर जो है मेमोरी टिब्यूल से कम होगा, लेकिन कितना होगा ये हम यहां नहीं जानेंगे। तो बस इतना सा बोल दीजिए, न्यूमरस मेमोरी एल्वियोलाई, न्यूमरस मेमोरी टिब्यूल्स और न्यूमरस मेमोरी डक्ट्स। अब फाइनली एक लोब की जितनी भी मेमोरी डक्ट्स होंगी, ये सारी मेमोरी डक्ट्स मिलकर एक कॉमन वाइडर पार्ट बनाएंगी जिसे बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। इसका नंबर फिक्स है, इसका नंबर फिक्स है, एक लोब के लिए एक ही मेमोरी एम्प्यूला होगा। इसका मतलब एक ब्रेस्ट में टोटल कितने मेमोरी एम्प्यूला होंगे, 15 to 20, क्योंकि 15 to 20 लोब्स हैं, हर लोब के अंदर एक मेमोरी एम्प्यूला है, तो टोटल एक ब्रेस्ट में मेमोरी एम्प्यूला 15 to 20। और इस मेमोरी एम्प्यूला से फर्दर एक डक्ट निकलेगी जिसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो निपल की सरफेस पर ओपन होती है। यानी एक निपल की सरफेस पर टोटल कितनी लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग होगी, सिंपली 15 to 20। देखिए क्योंकि एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 लोब्स, हर लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली निपल की सरफेस पर ओपन होगी, तो 15 to 20 यहां लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग निपल की सरफेस पर प्रेजेंट होगी। चलिए ये तो हो गई ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात, ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, क्योंकि फाइनली देखिए जो मिल्क बनेगा वो इन एल्वियोलाई की सेल्स में बनेगा, उसके बाद ये मिल्क सिक्रीट होकर कहां आ जाएगा, एल्वियोलर कैविटी में। यानी ये जितनी भी एल्वियोलाई हैं सबकी कैविटी में क्या फिल्ड अप हो जाएगा, मिल्क। उसके बाद ये मिल्क मेमोरी टिब्यूल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा, मेमोरी डक्ट्स में आएगा, मेमोरी एम्प्यूला में आएगा और लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल से बाहर निकलेगा। तो ये पाथवे या बोल दीजिए सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए। चलिए अब यहां पर मैंने लिखे हैं कुछ हार्मोन्स के नाम। ये वो हार्मोन्स हैं जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें एक तो मैंने लिखा ईस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये तो सेक्स हार्मोन्स हैं फीमेल के, जो उसकी ओवरी से यानी गोनैड से रिलीज होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड दो हार्मोन लिखे हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन का ब्रेस्ट की ग्रोथ में क्या रोल है, ईस्ट्रोजन हार्मोन एक तो स्ट्रोमल ग्रोथ कराएगा, जो यहां मैंने रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई थी जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई थी, मेनली कौन सी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अलावा मैंने बोला था इसके अलावा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस स्ट्रोमा की ग्रोथ कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन। साथ ही साथ ईस्ट्रोजन डक्ट्यूलर ग्रोथ करवाता है। ये जितनी भी मेमोरी टिब्यूल्स, डक्ट्स, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट हैं, सब किससे बनी हुई है, सिंपली एपिथेलियम से। तो इन सब की ग्रोथ कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ब्रेस्ट की ग्रोथ में रोल है एल्वियोलर ग्रोथ। ये जितनी भी एल्वियोलाई हैं इनको ग्रोथ करवाकर डिफरेंशिएट करना, इन्हें फंक्शनल बनाना, ये काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का। यानी ब्रेस्ट में मिल्क सिंथेसाइजिंग साइट को डेवलप कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। फिर आती है बात प्रोलैक्टिन की।
प्रोलैक्टिन के लिए लिखा है मैंने मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये भी याद रखेंगे। मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन कौन सा हार्मोन कराता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो एक्ट करता है एल्वियोलाई के सेल्स पर, जिससे इन एल्वियोलाई की सेल्स में बनता है मिल्क। फिर प्रोलैक्टिन ही इन सेल्स को इंड्यूस करता है, जिससे एपोक्राइन सिक्रीशन के थ्रू ये मिल्क किसमें सिक्रीट हो जाता है? एल्वियोलर कैविटी में। तो एक बात तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मिल्क सिक्रीशन का मतलब मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर आना नहीं है। मिल्क सिक्रीशन का मतलब है कि एल्वियोलाई की सेल्स में मिल्क बना और उसका सिक्रीट होकर कहां पर आना? एल्वियोलर कैविटी में। यानी प्रोलैक्टिन के एक्शन से मिल्क बन गया और सिक्रीट होकर कहां पर आ गया? एल्वियोलर कैविटी में। यानी अब सभी एल्वियोलाई के अंदर क्या भर चुका है? मिल्क। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का एक सेकेंडरी रोल भी है, दैट इज एल्वियोलर ग्रोथ। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेस्ट में एल्वियोलर ग्रोथ में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके सामने अब दो हार्मोन आ गए। प्रोजेस्टेरोन भी एल्वियोलर ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन भी। तो अगर ऑप्शन आ जाए बोथ, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन, तो आंसर करेंगे बोथ। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो एल्वियोलर ग्रोथ के लिए प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रोजेस्टेरोन को। प्रोलैक्टिन तो एल्वियोलर ग्रोथ में प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मेनली तो एल्वियोलर ग्रोथ किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन का। एल्वियोलर ग्रोथ प्रोलैक्टिन का सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब प्रोलैक्टिन भी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, एल्वियोलर ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। लेकिन अगर दोनों में से प्रायोरिटी देनी हो तो किसको देंगे? प्रोजेस्टेरोन को। चलिए, तो प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन याद रखना है, प्राइमरी फंक्शन मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन और दूसरा एल्वियोलर ग्रोथ। अब सवाल ये आता है कि जो मिल्क एल्वियोलर कैविटीज के अंदर फिल्डअप हो चुका है, ये ब्रेस्ट से बाहर कैसे आएगा? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये जितनी भी मेमोरी एल्वियोलाई, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स, ये एम्प्यूला, ये लैक्टिफेरस डक्ट, इन सभी के चारों तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की लेयर होती है। उन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को क्या कहते हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स। ये मायो एपिथेलियल सेल्स क्या है? सिंपली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं जो कहां प्रेजेंट हैं? इन एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स के चारों तरफ। और उन कॉन्ट्रैक्टाइल मायो एपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही वो मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अंदर जो मिल्क इकट्ठा हुआ है, फिल्डअप है, वो स्क्वीज्ड आउट होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी फाइनली इस मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर कौन निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो चलिए, यहां पर मैंने आपको 4 हार्मोन्स बताए जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ग्रोथ और फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल ओवरी से रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, जिसमें से प्रोलैक्टिन तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ये, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो कि एक शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन है। तो इतना याद रख सकते हैं इन हार्मोन्स के बारे में।